साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो आज का ये जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे उसी का दूसरा वीडियो है, जिसमें कि आदिकाल के प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। और आप नीचे देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है नेट जून 2015 में पूछा गया है, उसी तरह से लगभग हमने जितने क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है वे सभी कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और वो मैं नीचे दिखा भी दूंगा कि कब कब के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपने नीट का तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए, ताकि इससे आपको आइडिया लगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद उन टॉपिक्स को आपका जो है वो क्लियर है कि नहीं है, उस आधार पे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है जो कि आदिकाल से जुड़ा है, और इसमें हम इसके पहले वीडियो में 35 तक क्वेश्चन देख चुके थे और इसमें हम 35वां क्वेश्चन को देखेंगे। अब कह रहा 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी जो रचनाकार है ना, उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो जो जय मयंक जस चंद्रिका जो है ना, इसके लेखक जो है ना वो मधुकर कवि हैं। इसके लेखक कौन है? मधुकर कवि हैं। इसके लेखक जो है मधुकर कवि हैं। उसके बाद से पृथ्वीराज रासो के हैं चंदवरदाई, ये तो सबको पता है, चंदवरदाई हैं। ठीक है। श्रावकाचार का देख सकते हैं, श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। और इसके राइटर जो है वो देवसेन है। इसके राइटर कौन है? देवसेन है। ठीक है। अब अगला है नेमिनाथ रास। तो नेमिनाथ के राइटर जो है ना सुमतिनाथ है। सुमतिनाथ है। देखिए, ये जितनी भी रचनाएं दी गई है ना, आदिकालीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके रचनाकार का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में वो पूछा जाता है। तो आप यहाँ देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका जो मधुकर कवि का, तो मधुकर कवि 2 में है, तो ए का 2 आपको देखना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए का 2 मात्र एक ऑप्शन में बी है, अर्थात 35 का क्या हो जाएगा हमारा? 35 का बी सही हो जाएगा। आप अपने नोट्स में इनको लिख लें और लिख करके 2-4 बार याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ठीक है। यानी कि जो रचनाएं हैं ना उनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें आप क्या करिए, सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं कौन सी रचना कब लिखी गई। जब ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उनको उसके क्रम में सजा लेंगे। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले अगर श्रावकाचार की बात कर लें तो मैंने ऊपर भी लिखा था 933 ईस्वी में ये लिखी गई थी। फिर मैं बात कर लूँ भरतेश्वर बाहुबली रास, ये जो है ना 1184 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है। अब फिर मैं बात कर लूँ चंदन बाला रास, तो चंदन बाला रास जो है ना वो 1200 ईस्वी में लिखी गई थी। अब एक आता है रेवंत गिरी रास, और रेवंत गिरी रास जो है ये लिखा गया था आपका 1231 में। ये लिखा गया था 1231 ईस्वी में। तो अब हमको क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? श्रावकाचार आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कौन किस में ऑप्शन में है। तो डी में देख रहे हैं, पहले श्रावकाचार है। उसके बाद से भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 वाला है। फिर चंदन वाला रास जो देख सकते हैं यहाँ पे 1200 वाला है। फिर 1231 वाला, यानी कि 36 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यही करना होगा कि आप सबसे पहले, जैसे कि ये 4 रचनाएं अभी आ गई, तो इन 4 रचनाओं का प्रकाशन वर्ष सबको याद कर लेना है। सॉरी, प्रकाशन वर्ष नहीं, रचना का जो समय है वो याद कर लेना होगा। अब यहाँ से यदि चारों से कोई सवाल बनते हैं तो बस वो आपको हो जाएंगे। तैयारी इसी तरह करनी है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए, कह रहा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है। यानी उसमें भी वही चीज़ है। अब पहला क्या है? दोहा कोश है, श्रावकाचार है, संदेश रासक है, कीर्तिलता है। ठीक है। तो इसमें जो है आपको श्रावकाचार की अगर बात कर लेते हैं तो 933 ईस्वी, ये तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि 933 ईस्वी में इसके कीर्ति मतलब ये लिखा गया। फिर संदेश रासक की अगर बात कर लेते हैं तो संदेश रासक जो है 12वीं शती में लिखा गया है। ठीक है, 12वीं शती में लिखा गया है। अब उसके बाद से बात कर लेते हैं कीर्तिलता का। तो कीर्तिलता जो है वो 14वीं शती में लिखा गया है। 14वीं शती में लिखा गया है। ठीक है, 14वीं शती में लिखा गया है।
और जो दोहा कोश है वो इससे पहले लिखा गया, 8वीं सदी के आसपास में लिखा गया है। ठीक है, 8वीं सदी के आसपास में लिखा गया है। तो इससे 37 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। फिर 38 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस ग्रंथ में हुआ था। यानी कि संत जो देखिए, आपने सिद्ध और नाथ साहित्य तो पढ़े होंगे, उसमें या संत में जो कबीरदास हैं वो अक्सर साखी, शब्द, रमैनी में वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा किस ग्रंथ में इसका प्रयोग किया गया है, इसका नाथों ने प्रयोग किया है। फिर हमारा 39 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी कि जो ये पात्र है ना, इनके रचनाकार कौन है उसमें उसके सुमिलित करिए। देखिए, ये जो चंदा है ना, वो चंदायन की नायिका है। जो लोरिक और चंदायन की जो प्रेम कहानी है उसकी जो नायिका है वो चंदा है। ठीक है, नागमती जो है वो पद्मावत में है, क्योंकि जब पद्मावत पढ़िएगा तो उसमें एक नागमती वियोग करके खंड आता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये नेट के सिलेबस में नागमती वियोग ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो नागमती किस में आ जाएगा, पद्मावत में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से राजमती देख लेते हैं। तो राजमती जो है वह बीसल देवरासों में है। तो बीसल देवरासों में कौन है, राजमती है। ठीक है, उसके बाद से जो है मालवणी जो है वो ढोला मारू दूहा में है। ठीक है, यानी यहाँ का एक जो है ना ढोला नाम के राजकुमार है, मारूवड़ी या मालवड़ी नाम की राजकुमारी है, जिसमें दोनों की प्रेम कहानियों का वर्णन है। ठीक है, ढोला मारू दूहा में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मालवाड़ी या मारूवड़ी की प्रेम कहानियों का वर्णन है। तो इस तरह से आप देखिएगा, यानी कि ए का 2 और बी का 5। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए का 2 और बी का 5, यही हमारा सही जवाब होगा। तो आप देखेंगे ए का 2 यहाँ भी है, बी का 5। ठीक है, यहाँ ए का 2 और बी का 5, यानी कि 2 का 2 मैच कर रहा है। अब हम क्लियर किस में कर पाएंगे, सी और डी को देखने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सी का 1 देख लेते हैं एक बार और। तो जैसे ही हम यहाँ सी पर अपना ध्यान रखते हैं तो सी का राजमती और बीसल देवरासु, यानी कि सी का 1। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इन चीज़ों को आप अपने नोट्स में नोट कर लें, क्योंकि ये तो सवाल बनने वाले हैं। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखेंगे, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रगानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे नाद कहते हैं। ये ऑनलाइन में आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला जो है 42 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं के उनके रचनाकारों से सुमेलित करिए। ठीक है, इसमें देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रणमल चंद्र श्रीधर का है। ठीक है, जयचंद प्रकाश जो है, देखिए जयमयंक जयचंद्रिका ये मधुकर कवि का है। ठीक है, और जयचंद्र जयप्रकाश भट्ट केदार का है। ठीक है, जयमयंक जयचंद्रिका किसका है, हाँ ये भट्ट केदार का है, ये तो सही है और ये भी सही है। रणमल छंद किनका है, श्रीधर का है। और प्रबंध चिंतामणि किसका है, जैनाचार्य मैरुतंग का है। ठीक है, तो अब ऑप्शन हम मिला लेते हैं। तो ए का हमारा क्या हो जाता है, 2। तो ए का 2 देखते हैं, दो ऑप्शन में है, एक ए में भी है एक सी में भी है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं फिर, और फिर बी का 1। तो बी का 1 एक ही में मिल रहा है, यानी पहला में मिल रहा है। तो इसका जवाब हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको भी अपने नोट्स में नोट कर लें और आगे चल करके आपको बेनिफिट बहुत होने वाला है। अगला सवाल 43 नंबर है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। मैंने आपको बताया भी था कि विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। ठीक है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है उसको तो सबसे पहले
रामचंद्र शुक्ल एक जाली ग्रंथ मानते हैं। उन्होंने अपने इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वीराज रासो क्या है, एक जाली ग्रंथ है। अब इसमें कह रहा है शामिल नहीं है, यानी कौन नहीं मानते, कौन इसको अच्छा सही मानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जो हैं वो पृथ्वीराज रासो को सच्ची मानते हैं। ठीक है, सत्य घटना मानते हैं। अगला 45, राम वृक्ष बोनीपेरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कब कौन सी किसकी रचना हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन रचनाओं को आप देखेंगे तो ये सभी रचनाएं जो है ना विद्यापति की हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक चीज़ है कि इसमें जो कीर्ति पताका है ना वो सबसे लास्ट में लिखी गई है। ठीक है, और कीर्तिलता जो है बीच की रचना है, सॉरी पहले की रचना है, और उसके बाद भू परिक्रमा आता है, फिर पुरुष परीक्षा आता है। तो 45 का ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है और 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। यानी कि जो ये रचना है ना, इनके रचनाकार कौन है उससे इसको सुमेलित करना है। तो देखिए आपको मैं बताया था कि राउलवेल जो है ना वो रोड कवि के द्वारा लिखी गई है, रोड कवि। ठीक है, रोड कवि के द्वारा राउलवेल लिखा गया है। कुमार रासु जो है वो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं चंदन बाला रास, तो ये आसगु कवि के द्वारा लिखा गया है, आसगु कवि के द्वारा लिखा गया है, आसगु कवि के द्वारा लिखा गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ योगचर्या, तो योगचर्या जो है डोम्भिपा करके जो थे, डोम्भिपा जो थे ना उनके द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे आप इनको कोरिलेट कर लीजिए। फिर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही जवाब होगा कौन सा, तो राउलवेल रोड कवि। तो देखते हैं ए का रोड कवि किसमें, ए का 4, तो ए का 4 हम देखते हैं कि एक बी ऑप्शन में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो 46 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। ठीक है, ये कथन किनका है, तो 47 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD। ठीक है, अब देखिए ये नवंबर 2017 में पूछा गया था। तो जैसे कि अब आपको करना क्या है, चूँकि अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उन्होंने पुस्तक लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना समय यदि आपके पास ना हो तो उनका ये जो एक कोट है, एक कथन है, उसको अपने नोट्स में नोट कर लें और जब तब इसको देखते रहें फिर ये याद हो जाएगी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू और मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कीर्ति में हुआ है। तो इनका जो कीर्ति है ना वो हमीर रासों में, ठीक है, हमीर रासों में इसका वर्णन हुआ है। और हमीर रासो किसके राइटर, सरंगधर करके एक राइटर हैं, सरंगधर करके हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इसमें इसका वर्णन है। फिर अगला जो है 49 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। 49 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो कौन सी रचना जो है किस रचनाकार के हैं, तो उसके हिसाब से करना है। तो विजय सूरी जो है ना, इनका रेवंत गिरिरास जो है ना इन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है, अगला हमारा है नरपति नालह। तो नरपति नालह जो है ना बीसल देव रासो जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, नरपति नालह हैं, बीसल देव रासो। ठीक है, अगला हमारा है शालिभद्र सूरी। तो जो शालिभद्र सूरी है ना भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है, शालिभद्र सूरी। ठीक है, बाहुबली रास के लेखक कौन है। फिर अगला हमारा है, ठीक है, आसगु कवि। तो आसगु कवि जो है ना चंदन बाला रास के लेखक हैं, किसके हैं, चंदन बाला रास के लेखक कौन है, आसगु कवि। ठीक है, चंदन बाला रास। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इस तरह हम 49 का देखेंगे कि विजय सेन सूरी किसके हैं, रेवंत गिरिरास के, यानी कि ए का 1 किस ऑप्शन में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए का 1 जो है ना मात्र एक ऑप्शन बी में है। तो 49 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर जो हमारा सवाल है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। यानी कि जो सिद्धों की भाषाओं में अक्सर प्रयोग किया गया महामुद्रा का, तो उसका संबंध किससे है? तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है सिद्धि हेतु आसन का एक रूप नहीं। ये तो हिंदू में कहा जाता है कि जो महामुद्रा यानी कि एक ध्यान आकर्षण करना, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया नहीं। अगला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, क्योंकि उनका मानना था कि जो ये मानव शरीर है वह भोग विलास में डूबे रहना चाहता है। तो उनका मानना था कि क्यों ना हम उसकी इतना भोग कर लें कि उससे विरक्ति पैदा हो जाए, ठीक है। और इसीलिए वो क्या करते थे, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग को वैध माना था। तो 50 नंबर सवाल जो है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा का शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग करना जो है ना, संसर्ग करना, और मतलब वैध है, अच्छा है, ये उनका मानना था। अगला हमारा 51 नंबर जो प्रश्न है उसको यहाँ से देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रचनाकारों के आधार पे, ठीक है, उनका क्या करना है? मिलान करना है। तो इस तरह से आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है राउल वेल है। तो राउल वेल जो है रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो राउल वेल कब लिखा गया था? तो राउल वेल जो है वो लिखा गया था 10वीं सदी में। कब लिखा गया था? 10वीं सदी में लिखा गया था। और राउल वेल के कौन लेखक हैं? रोड कवि हैं। राउल वेल के लेखक कौन है? रोड कवि हैं। अगला उसके बाद से कुबलय मालय कथा है। तो कुबलय माला जो है वो लिखा गया था आपको 9वीं शताब्दी में। कब लिखा गया था? 9वीं सदी में, सॉरी शताब्दी नहीं, सती, 9वीं सदी में लिखा गया था। उसके बाद से अगला फिर है वर्ण रत्नाकर। तो जो वर्ण रत्नाकर है, ठीक है, वो लिखा गया था 14वीं सदी में। कब लिखा गया था? 14वीं सदी में लिखा गया था। फिर अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो ये आपको बताते चले कि 12वीं सदी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 12वीं सदी में लिखा गया था। अब इनके राइटर्स का भी नाम पता कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगले सवाल में राइटर पूछ ले। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो हैं दामोदर शर्मा हैं। वर्ण रत्नाकर के जो राइटर हैं वो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। कुबलय मालय कथा के राइटर जो हैं उदतन सूरी हैं, ठीक है। और राउल वेल के कौन है? रोड कवि हैं। तो कह रहा है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है? 9वीं सदी हुआ है। तो 9वीं सदी के लिए कुबलय मालय कथा, और कुबलय मालय कथा देखते हैं किस में है? तो सी में सबसे पहले है। अगर बाकी किसी में होता तो ये सवाल थोड़ा सा जटिल होता, लेकिन जबकि एक ही ऑप्शन दिया है कुबलय मालय कथा, तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 51 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 51 का हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल 52 नंबर है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो लिखी गई हैं। तो 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिद्ध थे, ठीक है, सिद्ध जो थे ना वे भारत के पूर्वी भाषा में बसते थे, जबकि जो नाथ थे ना वे पश्चिमी में थे, ठीक है। नाथ कहाँ रहते थे? पश्चिमी में या पंजाब के प्रांत में रहते थे। तो अब देखिए, तो अगर स्वाभाविक है कि जो सिद्ध साहित्य लिखे जाएंगे उनमें पूर्ववर्ती अपभ्रंश तो खैर दोनों का है, ठीक है, लेकिन पूर्ववर्ती रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया जाता है किसी किसी सवाल में और वो सही हो जाते हैं। तो 52 का क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 53। घोर अंधारे चंदमणि जिमी उजेव करई परम महासुह एकु कड़े दुरीय अशेष हरे, ठीक है। तो ये जो दोहा है, ठीक है, इसमें महासुह का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये जो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन को अब आप एक एक करके ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग हैं। तो कह रहा है महासुख महासुह का तत्सम रूप है। फिर कह रहा है महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है, ये भी सही है, ये भी सही है। और कह रहा है कि प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी सही है। अब कह रहा है ये चौथा, महासुख जो है निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। नहीं, जो
सिद्ध थे, नाथ थे, वे ऐसा नहीं मानते थे, कहते थे कि महासुख जो है ना वही तो निर्वाण दिलवाएगा, वही तो निर्वाण दिलवाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत है। हमारा 1 2 3 तीनों सही है। और ये देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये आपको सी में है। तो 53 का कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 54। निम्नलिखित पंक्तियों के उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें पहला जो कह रहा है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। ठीक है, तो ये जो है, अगर पंक्ति की हम बात कर लेते हैं तो ये कढ़प्पा की पंक्ति है। किसकी है? कढ़प्पा की पंक्ति है। ठीक है, अगला जो कारा तरुअर पंच बिड़ाल, ठीक है, ये लुइपा की है। ये किसकी पंक्तियां हैं? लुइपा की पंक्तियां हैं। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, ठीक है, ये जो लाइन है यह नरपति नालह की लाइन है। ठीक है, नरपति नालह की लाइन है। और डी जो है, मोरा जुबना नवेलरया भयो है गुलाल, ये जो पंक्तियां है ना, ये हमारे खुसरो साहब का है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को कोरिलेट करेंगे और देखते हैं डी का थ्री। तो डी का थ्री एक ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ए सही जवाब हो जाएगा, यानी 54 का क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 55 सवाल पढ़ेंगे। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किनका है? तो ये विचार की बात कर लेते हैं, तो बी रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, अक्सर अगर कोई कथन दे देना और उसमें रामचंद्र शुक्ल का हो, यदि आपको वो मालूम नहीं है तो आपको रामचंद्र शुक्ल पे लगा देना है, सही होने के चांसेस 80% बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए कि 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन जो है, आप यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है ना वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यही 56 नंबर क्वेश्चन कब का पूछा गया है? दिसंबर 2018 में नेट का जो एग्जाम होता है ना उसमें पूछा गया था। मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है ना कि आपको ये चीज़ें को आइडिया हो जाए कि कौन से सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं। मैं अपने चैनल पर केवल आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही लाऊंगा, चाहे जहाँ से लेके आऊँ, जो भी लेके आऊँ। ठीक है, अगला मैं प्रीवियस ईयर करने वाला हूँ सितंबर 2022 का। सितंबर 2022 का जो प्रीवियस ईयर था उसका मैं 100 का 100 प्रश्न आपसे हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ आप 56 देख लेते हैं। 56 इसमें कह रहा है ए में, पंडिय साल सत्य बखाड़ई। ठीक है, अब इसको मैं पूरा कर देता हूँ। पंडिय साल सत्य बखाड़ई देहि बुद्ध बसंत न जाड़ई। ठीक है, ये पंक्ति जो है ना वो सरहप्पा की है। ठीक है, उसके बाद से आगे अगला जो है, 9 लाख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। ठीक है, ऐसे मन लो जोगी खेले तब तो अंतरी बसे भंडारा। और ये जो लाइन है ना नाचे वाला, ये गोरखनाथ की है पंक्तियाँ। ठीक है, 12 बरस ला कुकर जीवे और 13 ला जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे तो आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, ये जो है ना परमाल रासु से लिया गया है। ठीक है, और अगर ये परमाल रासु की पंक्तियाँ हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर कौन है? जगनिक। इसके राइटर कौन है? जगनिक महोदय हैं। अगला है, बजिन घोर निशान राज चौहान चहोदेश। पहले बात समझ लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में पृथ्वीराज चौहान की बात आ जाए, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की बात आ जाए, तो आपको आइडिया लगा लेना है कि हो न हो ये पंक्तियाँ जो है, ठीक है, यह पृथ्वीराज रासो से ली गई हों और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये जो 12 बरस ला कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, ये पंक्ति तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, वो तो 2023, 24 इत्यादि एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको तो आपको घोर के पी जाना है। अगला फिर पंडित साल सत्य बखाड़ई, ये सरहप्पा का है। ठीक है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए का 3, तो हम देखते हैं ए का 3 मात्र एक ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी एक में 4 है, 2 है, 4 है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन का। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे जो कि जून 2019 का जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं
वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक के पोथियों में चलती आ रही है। उपयुक्त कथन किसका है? अगर हम बात कर लेते हैं 57 के बी, तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं बताया आपको कि अगर कोई कथन आता है, जो कथन आपको मालूम नहीं है वो छूटने के चांसेस हैं, माइनस मार्किंग का डर ना है, तो उस स्थिति में यदि रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन है तो 80% आप वही लगाएं। ठीक है, वो जो सही है ना उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर 58 नंबर जो है अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है? चूँकि देखिए, आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा रामचंद्र शुक्ल वाला, तो उसमें उन्होंने हर एक चैप्टर को, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, रीति काल हो, आत्मिक काल हो, उनको भी अलग अलग प्रकरणों में बांटते हैं। ठीक है, और उन प्रकरण के हिसाब से उसका अध्ययन करने में आसानी होती है। तो ये जो सेंटेंस उन्होंने लिखा है, ये जो कथन लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, वो आदिकाल के किस प्रकरण में है? ठीक है, तो ये जो है प्रकरण 4 में है। किसमें है? प्रकरण 4 में लिखा गया है। देखिए, जून 2019 का नेट वाला पेपर में ये सवाल पूछा गया था। अगला 59 नंबर सवाल आप देखिएगा। 59 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? उनके जो रचनाकार है ना, उसके साथ उसको सुमेलित करना है। तो प्रकृत प्रकाश जो है वर रुचि की रचना है। किसकी है? वर रुचि की रचना कौन सी है? वर रुचि की रचना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं श्रावकाचार। तो श्रावकाचार जो है वो देवसेन की रचना है। किसकी है? देवसेन की रचना है। अब अगला है प्रबंध चिंतामणि। तो जो प्रबंध चिंतामणि है ना, वो जैनाचार्य मृत्युंग की रचना है। ठीक है, अगला है कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है ना, वो सोमप्रभा सूरि की है। किसकी है? सोमप्रभा सूरि की रचना है। ठीक है, सोमप्रभा सूरि की रचना है। तो अब हम देखेंगे कि ये ऑप्शन किस में मिलता है। तो देखते हैं वर रुचि किस में है? 2 में। तो ए का 2 देखेंगे, तो जैसे कि हम देख पाते हैं कि ए का 2 मात्र एक ऑप्शन में है, ए में। तो हमारा क्या हुआ? इससे हमारा पकड़ में आ गया कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक चीज़ आप और देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूजीसी नेट जो है ना, वो अपना सिलेबस आसान रखा है, इसीलिए एक में ही 2 दे दिया। जैसे मान लीजिए एक और कहीं यहाँ 2 देता, तब आपको अगले स्टेप पे आना पड़ता। अगर अगला भी एक सेम दे देता तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती। ठीक है, लेकिन अभी वो आसान लेके चल रहा है, इसीलिए बस एक भी कोई याद होगा तो आप उससे उन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगला 60 नंबर सवाल क्या रहा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रव्य काव्य के रचयिता हैं। तो द्वयाश्रव्य काव्य के रचयिता कौन है? उसके हेमचंद्र हैं। ठीक है, और ये देखिए नवंबर 2020 में पूछा गया है। ठीक है, नेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ से हम 61 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है, 61 नंबर सवाल क्या है? जस्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, 61 नंबर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? कह रहा पहला क्या है? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ठीक है, दूसरा कह रहा है ये बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये बात 100% सही है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं 3 नंबर का, तो 3 नंबर जो है 61 नंबर है, तो 61 नंबर का जो है 3 नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभाव नहीं था, ये तो इससे परिपूर्ण थे। वैचित्र्य का इनमें मतलब परिपूर्णता था, अभाव नहीं था। ठीक है, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ क्या हैं? एकदम प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इसी के लिए जाने जाते थे। और हाँ, पहला जो कह रहा है कि वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये बात सच भी है। फारसी के साथ साथ हिंदी के भी क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान थे। इसे हिंदी नहीं या हिंदवी कहेंगे, क्योंकि उस समय वर्तमान में जो हिंदी है ना, वो हिंदी नहीं था। ठीक है, और उस समय की भाषा को क्या कहते थे? हिंदवी कहते थे। ठीक है, या खड़ी बोली कहते थे। ठीक है, तो इसके प्रसिद्ध इन्होंने तो शब्दकोश भी लिखा है। तो शब्दकोश तो वही लिखेंगे ना जिनको फारसी का अच्छा जानकारी हो। तो 1, 2 और 4 ये सही है। तो ये किस में दिख रहा है? हमको ए में दिख रहा है। तो 61 का क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 62 नंबर, और 62 नंबर तो आगे एक क्वेश्चन मिला था। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोड़ी जाई सो
बाह्य नड़िया। ठीक है, तो ये जो 62 है ना, ये कणप्पा की पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? कणप्पा की पंक्तियाँ हैं। अगला सवाल है 63 नंबर। ये अक्सर हमेशा जो भी हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उनके जुबान पे ये चीज़ें रहती हैं। गोरी सोवे सेज पर मुँह पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ठीक है, उपयुक्त दोहा जो है ना अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? ठीक है, अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर नहीं, संपत्ति के लूटे जाने पर बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला है हजरत निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर। ये बात सच है। ठीक है, अपने प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर नहीं। देखिए, क्योंकि जब हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, जो कि दिल्ली में इनकी दरगाह स्थित है, मृत्यु वहीं हुई थी। और आप कभी जब जाएंगे वहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में, तो उनके जस्ट नीचे जो उनका पैर है ना, उसी के पास अमीर खुसरो की कब्र है। क्योंकि अमीर खुसरो ने कहा था कि मेरी जो कब्र है ना, मेरे गुरु के चरणों में बनवाया जाए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ बनवाया गया है। और अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने क्या कहा था? गोरी सेवै सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 64 नंबर सवाल। 64 नंबर सवाल तो ऑनलाइन में आपको याद होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 से नाथ, 9 से 9। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सीधों की संख्या क्या है, तो सीधों की संख्या कितनी है? सीधों की संख्या कितनी है? 84 है। सीधों की संख्या कितनी है? 84 है। ये दोनों जो नंबर्स है ना, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला है 65 नंबर सवाल। दब सहाब पयास। ठीक है, दब सहाब पयास जो है ना, द्रव्य, स्वभाव और प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो 65 नंबर का डी, माइल धवल। ठीक है, ये नवंबर 2020 में जो हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है 66 नंबर। आप यहाँ से देखेंगे, अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? तो अगर 66 की हम बात कर लेते हैं तो ये बी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जब भी आपको लगे तो बस वही आपको काम करना है। ठीक है, कि रामचंद्र शुक्ल पे चला जाना है, अगर याद ना हो तब। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं 67 नंबर सवाल जो है। 67 नंबर सवाल कह रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बातें सही है? पहला है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोल चाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, ये बात सच है। ठीक है, अगला है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। ये भी सही है। ठीक है, अब अगला फिर कह रहा है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई है। ठीक है, जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ये भी बात सही है। अब कह रहा है खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिया हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो तोता ए हिंद उनको नाम ऐसे ही मिला था क्योंकि वो अक्सर कहा करते थे कि अगर हिंद के बारे में या हिंदी के बारे में मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछो, मैं तोता की तरह टाँय टाँय करते हुए जो सच है वो बताऊंगा। तो इनका कहीं धर्मोपदेशक नहीं थे, जो हकीकत था वही लिखा करते थे, वही बोला करते थे। और पोथियों की भाषा का सहारा नहीं लेते थे, यानी वो कोई ऐसा भाषा नहीं था जिसे आम जनता नहीं समझ पाए। इनकी भाषा एकदम बोलचाल की भाषा थी जिसे कोई भी समझ सकता है। ठीक है, तो ये इनका सही नहीं होता, बल्कि 1, 2, 3 तीनों सही होता है। और हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, यानी 67 का क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। 1, 2, 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। फर्स्ट टाइम तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट इसमें थोड़े से 2 जगह दिया गया ऐसा की पॉइंट जहाँ से इस सवाल का आंसर चेंज हो जाता है। पहला कह रहा है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है? ठीक है, तो उनका जन्म पटियाला में हुआ था। करेक्ट, बात सही है। वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे तीसरा। और फिर अगला क्या है
उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और मुझसे जो पूछना है वो फारसी में पूछो। नहीं नहीं, वो हिंदी में कहते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि पहला अगर कोई यहाँ तक सेंटेंस पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि ये भी सही है, लेकिन नहीं नहीं, वो हिंदी में पूछने के लिए कहते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में, नहीं वो ईरान के लिए कभी लिखे ही नहीं थे, जब लिखे थे तब भारत के लिए लिखे थे। ठीक है, तो 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 68 का हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर सवाल, सॉरी 68 का ये जो है ना वो सही हो जाएगा, 1 और 2 ही सही है। ठीक है, वो भले फारसी जानते थे लेकिन वो ईरान से उनका कोई संबंध नहीं था। 69 नंबर सवाल है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 69 का सी, कवित जो छंद है ना उसका उन्होंने प्रयोग किया है। फिर हमारा अगला सवाल आ जाता है, ठीक है, कि चंदन बाला रास के रचयिता कौन है, 70। ठीक है, तो चंदन बाला रास जो है ना वो आसगु कवि के द्वारा लिखा गया है। चंदन बाला रास किसके द्वारा, आसगु कवि के द्वारा लिखा गया है। इसकी जो रचना है ना वो 1200 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 70 नंबर से आगे क्वेश्चन जो है। सबसे पहले यहाँ पे हम 71 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 71 नंबर कह रहा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ना किसका कब जन्म हुआ था। ठीक है, अब इधर हम बात कर लेते हैं लुइपा का, तो 773 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं स्वयंभू का तो 783 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हेमचंद्र का, तो हेमचंद्र का 1088 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पुष्पदंत का, तो इनका जन्म जो हुआ था 10वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 10वीं सदी में हुआ था। इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे पहले ए किस में है, तो ये तो यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, और दो भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं 72 का। ठीक है, तो 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। ठीक है, तो 72 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिद्ध साहित्य में ऐसा कहा गया है। महासुख सिद्ध साहित्य में ही उसका वर्णन है। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन, आप यहाँ से देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है। ठीक है, तो पहला कह रहा है केवल कवित के रचयिता, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, हिंदी के प्रथम महाकवि, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, और उसके चंद्रवरदायी राइटर है तो महाकवि तो होंगे ही होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है केवल दूहा और तोमर के रचयिता, ये भी नहीं है। व्याकरण में पारंगत, ये भी सही है, तो इसका 2 और 4 सही हो जाएगा। जब 2 और 4 सही होगा तो 73 का हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने आदिकाल के प्रश्नों का लगभग 73 प्रश्नों को देखा। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको एक मोटा मोटी खाका मिल जाएगा। ठीक है, कि आदिकाल से जुड़े कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो हम वीडियो लाने वाले हैं उसमें जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था नेट वाला, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर 100 के 100 क्वेश्चन 2 वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें एक में 50 क्वेश्चन, एक में 50 क्वेश्चन रहेगा। मैं एनालिसिस करवाऊँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि सिलेबस वगैरह की पढ़ाई करता है, लेकिन प्रीवियस ईयर सवाल क्या आते हैं, ठीक है, और उनसे आपको जुड़ी तैयारी कैसे करनी है, ये चीज़ आपको यहीं मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।